हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे थे संविधान का निर्माण, ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से हमने देखा कि इसकी डिमांड क्या क्या, कैसे कैसे, किन किन लोगों के द्वारा की जाती है, उनमें क्या डिमांड की जाती है। देन उसके बाद हमने देखा कि इसके निर्माण की योजना कैसे बनाई जाती है और इसकी जो कार्य प्रणालियाँ थी इसको हमने डिटेल से समझा, ठीक है। आप में से जो भी नहीं देखा होगा ये वीडियो, तो पहले जाके आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो पहले उन सारे वीडियो को देखिएगा, देन फिर आज का देखिएगा, ठीक है। तभी सारी बातें आपको समझ में आएंगी एकदम से सीक्वेंस से। और बिल्कुल आपको जब भी संविधान पढ़ोगे और पढ़ने के बाद एक बार फिर किसी भी एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। और यदि आप साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप जब भी रिवीजन करने बैठोगे और आपके नोट्स कंप्लीट होंगे तो आप बहुत ही आसानी से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी आपको। इसलिए डेली हम लोग छोटे छोटे टॉपिक लेते हैं, तो एक एक मतलब टॉपिक का बनाते जाओगे आप तो ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा कि इतना सारा लिखना पड़ रहा है, और नोट्स भी का क्या होगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप में से जो भी देख रहा है वो इसकी नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट जितने भी हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और जियोग्राफी हो गया, तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको इग्नोर हम किसी भी हालत पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए नोट्स बनाना काफ़ी मस्ट हो जाता है। और स्लाइड पे आपको नोट्स दिख रही है, एज इट इज आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है, ताकि आप जब भी रिवाइज करो तो बड़े आसानी से कर लो, आपको फिर कहीं भटकना ना पड़े। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि संविधान सभा की समितियाँ, ठीक है, इसको समझेंगे। देन उससे पहले आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि उन तक भी वीडियो आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए। अब यहाँ पे हम बात करें संविधान सभा की समितियाँ, तो इसमें से क्या हुआ था कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था, ठीक है। जो यहाँ पे क्योंकि कई सारे काम करने पड़ते थे तो कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता था, इसलिए उनमें क्या किया गया था, अलग अलग समितियां बना दी गई थी और उनमें अलग अलग लोगों को रख दिया गया था कि आप इस समिति के मेंबर हो, आप इस समिति के। तो वही बात इसमें बताई गई है कि संविधान सभा के निर्माण ने मतलब कि संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी, ठीक है। इनमें से जो मुख्य रूप से 8 समितियां थी, बड़ी समितियां थी, और जो अन्य थी वो छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम, ठीक है, जो ये समितियां हैं और इनके जो अध्यक्षों के नाम हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको हम लोग डिटेल से समझेंगे, क्योंकि इनके अध्यक्ष और समिति के नाम, ठीक है, ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा कि संघ शक्ति समिति और सामने दे दिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है या असत्य है, तो फिर आपसे यदि बनता रहेगा तो इसका राइट आंसर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 मुख्य बड़ी समितियाँ थी, सबसे पहले इनके बारे में हम बात करें तो इसमें से पहली समिति कौन सी थी, संघ शक्ति समिति, ठीक है, जिसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जो संघ शक्ति समिति है उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन चुने गए थे, सरदार पटेल, ठीक है, यानी कि पूरा नाम बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और फिर देखें हम तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी भी वनडे लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है, तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, या BR अंबेडकर भी दे सकता है, नाम लिख के डॉक्टर BR अंबेडकर या कि भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर जी।
मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई 2 समितियों के अध्यक्ष थे। किसके किसके? तो प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, देन उसके बाद हम 6वीं समिति की बात करें तो प्रक्रिया नियम समिति, इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था इस समिति का अध्यक्ष। जो प्रक्रिया नियम समिति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यानी कि आपको ये बात याद रखनी है कि संघ हो गया, संघीय हो गया और राज्य हो गए। ठीक है, यानी कि सेंटर हो गया और इसका सेंटर हो गया और स्टेट हो गया। तो इन दोनों के ही जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट है कि संचालन समिति, यानी कि संचालन का मतलब जो उसकी पूरी देख रेख कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, संचालक थे, तो उनके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, यहाँ पे मेन रूप से जो बड़ी समितियाँ थीं वो 8 थीं जो मेन रूप से काम कर रही थी। हालांकि बहुत सारी छोटी समितियों का भी निर्माण किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से 8 समितियाँ थीं। ठीक है, तो इनको आप लोग बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, एकदम से रट लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे यूपीएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस का, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या हर कहीं का भी हो, आप उठा के देखोगे तो आपको इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक बार और आप अच्छे से समझ लो कि जो संघ समिति मतलब संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ठीक है, इन 3 के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू जी को। यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि सेंटर और स्टेट के लिए जो भी था तो उसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसके बाद हम बात करें तो जो प्रांतीय समिति हो गई या मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए एवं जनजातियों के तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, जो उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, ये 2 समिति के अध्यक्ष हो गए। देन प्रारूप समिति के, तो आई थिंक अभी भी आप लोगों से बिल्कुल लर्न होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, ठीक है, मतलब कोई भी जो काम किया जा रहा है उसकी कैसी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और उसका संचालन, तो इन दोनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, यानी कि पहले राष्ट्रपति जी, इन्हीं को नियुक्त किया गया था। देन उसके बाद अब हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा कि थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो अन्य छोटी समितियाँ हैं वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, तो उनको आप लोग बुक से देख लीजिएगा। हालांकि एक बार, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं पता कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। तो आप लक्ष्मीकांत जी की बुक से वहाँ से पढ़ सकते हो, आपको डिटेल से मिल जाएगा। हालांकि ये लक्ष्मीकांत जी की बुक से ही नोट्स बना के तैयार की गई है। तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो छोटी समितियां हैं उनसे नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बड़ी समितियों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जब भी मेहनत करें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका वक्त लूँगी, थोड़ा सा आप ये समझ लो कि हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब भी हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो बैल के जैसे मेहनत ना करें कि बस हमको पता चलता पढ़ना है सो पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हमको पढ़ना है बट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मतलब पूरा अपना दिमाग काम करके, ठीक है, दिमाग लगा के पढ़ना है। कि अब दिमाग लगाने का मतलब ये है, सब कोई दिमाग लगा के पढ़ता है। यहाँ पे दिमाग लगाने का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अब इतना तो नहीं है कि यम लक्ष्मीकांत के प्रत्येक टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है,
तो या कि महेश वर्णवाल के जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन हम जब देखेंगे पेपर तो वहाँ से हमको आइडिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस टॉपिक से। तो सिर्फ हमको उतना ही पढ़ना है, इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम क्या करें कि ताकि हमारी मेहनत जितना भी पढ़ें वो सही डायरेक्शन पे लगे और उसका सही आउटपुट निकले, ठीक है। तो इसलिए अब आप लोग हालांकि एक बार देख लेना, हम लोगों ने बड़ी समितियों की बात कर ली है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी मुख्य रूप से 6 से 7 अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से थे, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसके जो मुख्य हेड थे, ठीक है, वो कौन थे? अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के प्रमुख अध्यक्ष माने जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो तीन नहीं, यहाँ पे हैं 6, ठीक है, 6 अन्य सदस्य थे, यानी कि बात करें तो 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में, ठीक है। 7 मेंबर में पहले मेंबर जो हो गए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, जो इनके प्रमुख हो गए। देन 6 मेंबर जो थे वो इनकी सहायता के लिए जो अन्य अध्यक्ष थे वो थे। तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन थे। तो यहाँ पे सबसे पहले है एन गोपाला स्वामी अय्यर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एन गोपाल स्वामी अय्यर हो जाएगा। और दूसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी कि तीसरे में है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और इसके चौथे में हो जाएगा डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5वें में हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 6वें में हो जाएगा एन माधव राव, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि जो एन माधव राव है वो बी.एल. मिश्र की जगह लेते हैं, ठीक है। किसी कारणवश बी.एल. मिश्र को यहाँ से हटना पड़ता है, तो जो एन माधव राव है वो बी.एल. मिश्र की जगह लेते हैं। और बी.टी. कृष्णामाचारी इसके जो अंतिम अध्यक्ष हैं, तो इनमें से डी.पी. खेतान की ये जगह लेते हैं, ठीक है। ये 2 ऐसे मेंबर हैं जो यहाँ पे बनाए नहीं गए थे, हालांकि कुछ कारणवश इनको जब जाना पड़ा एन माधव राव मतलब कि बी.एल. मिश्र और डी.पी. खेतान को, तो वहाँ पे इन दोनों को इनका अध्यक्ष बना दिया जाता है। यहाँ पे हम बात करें यदि तो जो बी.एल. मिश्र जी थे तो वो किसी कारणवश क्या हुआ था कि मतलब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो जब वो उनका स्थान खाली हो जाता है तो एन माधव राव को वहाँ पे उनका अध्यक्ष बना दिया जाता है। और उसके बाद टी.टी. जो कृष्णामाचारी हैं, तो यहाँ पे टी.टी. है, बी.टी. नहीं है, टी.टी. कृष्णामाचारी है। तो ये किसकी जगह लेते हैं? 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, यानी कि जो डी.पी. खेतान जी थे इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, ठीक है। इनकी डेथ नहीं होती है, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिस कारण ये इस्तीफा दे देते अपने पद से। तो इनकी जगह में किसे लाया जाता है? फिर एन माधव राव को। और जो डी.पी. खेतान है उनकी 1948 में मृत्यु हो जाती है, जिससे के बाद किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? टी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब कैसे बन सकता है, किसी भी वनडे लेवल में यदि पूछा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये बात आप समझिए। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 6 7 दे दिया, 7 इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप में से मैंने सैटरडे को क्वेश्चन सॉल्व कराया था, संडे को, तो उसका वीडियो आप लोग जाके देखिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा और कितने सदस्य थे, ठीक है। तो उनके नाम नहीं, ऑप्शन में ऐसे ही दे दिया 1 2 3 या 6 या 5, तो आपको बताना होगा उसमें कि 6 सदस्य थे, ठीक है। कि अब क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 7 सदस्य मेन रूप से हैं, जिसमें से एक प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और 6 जो हैं वो क्या हैं कि इनके सहायता के लिए जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो वो हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि एक भी जितनी भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष या
समिति के नाम, ठीक है, समिति के नाम भी इम्पोर्टेंट है और अध्यक्ष के नाम भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा यदि हम प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो क्या हुआ था कि संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण थी वो कौन थी? प्रारूप समिति ही थी। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है, ठीक है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ठीक है। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम हमने देखा कि कौन कौन से थे। तो ये बात, इसके जो 2-3 पॉइंट और हैं उनको भी आप अच्छे से नोट कर लेना और इसको भी आप लर्न कर लेना, ठीक है। यानी कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है और उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि कितने मेंबर थे ये भी याद रखना कि 7 मेंबर थे। 7 मेंबर से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो इसके अध्यक्ष थे। देन उसके बाद जो अदर मेंबर थे, यहाँ पे जो ये BL मिश्र की जगह किसने ली थी? माधवराव ने। BL मिश्र बीमारी के कारण इस्तीफा दे देते हैं। TT कृष्णामाचारी DP खेतान की जगह लेते हैं। DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, इस वजह से लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट और दिए हुए हैं जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब दिख रहा है तो आज फिर से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। कब? 4 नवंबर 1947 को इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था, ठीक है। ये भी याद रखना कि पहली बार संविधान कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा प्रारूप पेश किया जाता है। यहाँ पे हमने देखा था कि कितने लोग सिग्नेचर करते हैं, 284 लोग सिग्नेचर करते हैं, जिसमें से 15 महिलाओं में से 9 महिलाएं ही सिग्नेचर करती हैं। और 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी, राइट। देन अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट में जो संविधान सभा की मुख्य रूप से विशेषताएं हैं उनके बारे में। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।